ज़रा सोच कर देखिए कि किसी भी महिला के लिए, किसी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। जब ये सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर और उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसे हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की। उसके बाद बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है, स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण हो जाते हैं, बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसलिए उसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं ना कहीं उसे शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी थी ये सोच कर कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद का ही शोषण होने लगता है। वो भी यौन शोषण हो रहा था, मारपीट हो रही थी और वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। एक बार नहीं, बार बार वो गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है वो वाकई बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है वैशाली, और वैशाली ज़िले के ही अंदर एक महिला दरोगा होती है। वो महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर थोड़ी सकपकाई हुई सी थी, परेशान थी, ये सोच कर कि अपनी बात कहूँ कि ना कहूँ। तब वो महिला थानेदार के पास जाकर बैठ जाती है, उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती हैं उस थाने की, उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उसे बताया कि वो बिहार प्रदेश के सिवान ज़िले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है राजगीर में, वहाँ से प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में हो जाती है और थाना मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता ही था, उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है, वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूँ और आप भी दरोगा हैं। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी जाति जो है वही मेरी जाति है, जो आपका ज़िला है वही मेरा ज़िला है। कितनी सारी सिमिलरिटी हैं, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती हैं। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा था तो महिला दरोगा को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। अब तो आपने फ़ोन कर दिया है, लेकिन आगे से फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही, डांटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं कई बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तो मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो चुकी है, तो उसने उस शादी को तुड़वाने के लिए पूरे जी तोड़ कोशिश की और आखिरकार वो उस मकसद में कामयाब हो ही जाता है। यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूट जाती है, महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला ही देती है। अब ये पुरुष दरोगा और ये महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते ही वो उससे, जब भी मौका लगता था, चुपचाप आके मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात के बाद जैसे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का, और शादी करने की बात पर वो तैयार भी होती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, घर बसाना था। अब मौका मिलता है तो दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। दरअसल ये अगर हम बात करें महिला दरोगा की, तो वो रहने वाली होती है सिवान की, और ये भी व्यक्ति जो होता है वो भी सिवान का रहने वाला होता है, जिसका थाना लगता है सोनबरसा और जगह लगती है उसकी जीबी नगर, वहाँ का वो रहने वाला होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये पहली बार था। उसके बाद फिर मौका मिलता है, तो जब उसका मौका मिलता था तब उसके थाने में आ जाया करता था। उसी जहाँ वो रहती थी वहाँ उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसी की जो पोस्टिंग होती है वो प्रयागराज में होती है, और जो महिला दरोगा होती है उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के एक अलग थाने में होती है। दोनों की बातचीत भी होती थी, आगे सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट के पता इस तरह से चलता है क्योंकि महिला दरोगा के जो पेट में दर्द बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। तभी वो उस
दरोगा से कहती है, इसका नाम राहुल कुमार होता है, कि राहुल मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तभी उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप गर्भवती हो चुकी हैं। इस बात का जब गर्भवती होने वाली बात थी तब वो कहती है कि शादी कर लेते हैं और ये बच्चा नहीं गिराते, क्योंकि बात समाज में पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ दी। उसे कहा कि तुम इन गोलियों को खाओ, ठीक हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे का जो भी फैसला उस फैसले को लेते हैं। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाईं और उसको 3 गोली खाने के कुछ देर के बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि वो उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि जो उसके पेट में पल रहा था कोई भी बच्चा बच्ची जो भी था वो मर चुका है और वो बाहर निकल चुका है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसने इस बात का विरोध किया और जो विरोध किया तो फिर उस राहुल कुमार नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसे फिर से अपनी पूरी तरह से प्रभाव में ले लिया। फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है। ये बात साल 2023 के आसपास की बात है और इसी बीच में ये पहले जो ये गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को, उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं और वो महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी। वो जब मन करता था उसके साथ मारपीट करता था। अब वो पूरी तरह से हिंसक हो चुका था। जहाँ तो वो प्रेम कहानी शुरुआत करना चाहता था, शादी करना चाहता था, ज़िंदगी बसाना चाहता था, अब उसके साथ वो ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ वो गलत काम करता था और जब चाहे उसके साथ वो मारपीट करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करता है। जब ये वाली बात लड़के के परिवार वालों ने लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर से मारपीट करता है। पता चलता है कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी और दूसरी बार भी उसका मारपीट की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तब पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी लेकिन गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार उसने किसी तरकीब से मनाने की कोशिश की और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि जब तिलक होता है तो तिलक उत्सव के में कुछ काफ़ी लेन देन भी होता है, लेकिन बारात की बात नहीं होती है, यानी कि बारात आती जाती नहीं है और शादी की जो बात थी अब तक वो शादी होती ही नहीं है, यानी कि उसको एक झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते की कायम किया गया था वो रिश्ता बनता ही नहीं है। और वो महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तभी उसके साथ मारपीट होती थी। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली ज़िले में और जो पुरुष दरोगा होता है वो पहुंच जाता है शिवहर ज़िले के अंदर। अब वहां से ये दोनों एक दूसरे थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं होता था और मारपीट पर वो उतारू हो जाया करता था। जब वो हार जाती है, थक जाती है, तब 16 जून 2024 को वो वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपनी प्रार्थना पत्र देकर, अपनी शिकायत देकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 493, 120 भी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। ये जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की बात है, वैशाली के महिला थाने की पुलिस ने इस दरोगा को, जो फ़िलहाल शिवहर ज़िले में इसकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था, इसकी फ़ोन लोकेशन वगैरह जो पाई जाती है उसी के आधार पर इसको गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद क्योंकि जांच में बताया जाता है ये प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी कि क्योंकि लड़कियों की, पुरुषों की जो पीड़ित होंगे उनकी वो मदद करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन पता चलता है कि वो खुद ही कई महीने से शोषण का शिकार हो रही थी और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद के लिए वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला दरोगा का गर्भपात कराने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद से उसने कभी एक बार गोली देता है तो दूसरी बार लात मार के उसके पेट में चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से महिला गर्भवती थी और गर्भपात उसका हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की जो चार्जशीट है उसे कम से कम समय में लगाने के बाद इसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लेकर ताकि समाज में, ताकि पुलिस में अन्य लोगों को ये मैसेज जा सके, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद ज़रूरी है।
और ख़ासकर जो महिलाएं, चाहे वो पुलिस में हैं या किसी और वर्किंग पैलेस पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली ही बार में वो अगर खुलकर विरोध करें तो इस तरह की एफआईआर की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार में थोड़ा सा शिथिलता वाला और मासूमियत वाला अपना रूप अपना लेती हैं और सामने वाले व्यक्ति की गलती को, बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज कर देती हैं और वही गलतियां फिर बड़ा रूप लेना शुरू कर देती हैं। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया होता, पहले दिन अपने बड़े अधिकारी को ये कहानी बताई होती, तो शायद इस दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वो ना तो उसका शारीरिक शोषण करता, ना ही उसके रिश्ता तुड़वाता और ना ही शायद इसको इस हाल पे लाकर छोड़ता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये कुछ लोग हैं जिसमें विनोद कुमार राजस्थान के रहने वाले हैं, मनोज कुमार विश्वकर्मा, गुलाम हसन, गोविंद घोष, सुष्मिता घोष त्रिपुरा मनुघाट के रहने वाले हैं, दिलावर हुसैन असम से हैं, अंजू झुंझुनू से हैं, देव कुमार शाह नेपाल के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।